नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन वर्ण का परिचय लिया और जाना वहां पर कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है और साथ ही व्यंजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वहां पर हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि व्यंजन को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो हमने पढ़ा था व्यंजन को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 3 श्रेणियां थी। पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन और तीसरा था ऊष्म व्यंजन। ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है व्यंजन को। मुख्य तौर पर व्यंजनों की संख्या जो हमारे पास है वो होती है 33। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जिनमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ी है 25, अंतस्थ व्यंजनों की 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इस प्रकार से कुल 33 व्यंजन होते हैं। पिछली कक्षा में हम स्पर्श व्यंजन को जाने हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। हमने वहां पर पढ़ा कि जब उच्चारण करते समय मुख के 2 अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 अवयव आपस में स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को हमने वहां दूसरा नाम दिया था वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण रखे गए, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या हमारे पास हुई थी 25, जो हम पिछली कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। और साथ ही हमने पिछली कक्षा में पढ़ा जो क वर्ग का पंचम वर्ण होता है ङ, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड और चौथा वर्ण ध, ड, ध, और साथ ही इनके अलावा जो उत्सिप्त वर्ण है अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, इनके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से वहां पर अध्ययन किया। इनका प्रयोग कब, कहां और कैसे होता है। यदि आप पिछली क्लास मिस कर गए हमारी तो कोई बात नहीं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां जाकर के आप वीडियो लिस्ट से हमारी पिछली क्लास को और साथ ही पूर्व के सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो ये चर्चाएं हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। स्पर्श व्यंजनों की हम बात किए थे, 25 स्पर्श व्यंजन हैं जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया है। अब हम जो इस व्यंजनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया उस दूसरी श्रेणी की बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ, देखो अंतस्थ का मतलब शाब्दिक अर्थ है आंतरिक, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यह होगा कि जिन व्यंजनों को उच्चारित करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो वर्ण या वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। अब बात आती है इसके प्रश्न की कि यहां से हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है। संख्या पूछी जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा
अंतस्थ व्यंजन है और निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो हम उसका बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उसने ये रट रखे हैं, न जाने कितने बार वो पढ़ चुका है, य र ल व य व र ल के सभी पढ़ चुका है, उसका तुरंत जवाब दे देगा। तो एग्जामिनर अब इसको नए ढंग से पूछता है प्रश्न की प्रकृति बदल गई है पूछने की, क्योंकि ये एक हिंदी व्याकरण है और व्याकरण में नया प्रश्न कहीं से नहीं आ सकता, वही संधि है, वही समास है, वही वर्ण विचार है, सब वही है। नया क्या होगा? नया तो केवल प्रश्न पूछने का तरीका ही हो सकता है बस, और वो तरीका कैसा भी हो सकता है, और उस प्रश्न के तरीके से ही हम भ्रमित हो जाते हैं वहां पर परीक्षा में। क्यों हो जाते हैं भ्रमित, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका गलत है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं अंतस्थ व्यंजन याद करते हो, कोई भी यही नहीं कुछ भी याद करते हैं, नोटबुक हाथ में होती है, घूमते फिरते याद करते रहते हैं आसमान में देखते हुए, य व र ल य र ल व, कुछ भी याद हो गया अंतस्थ व्यंजन मेरे को, हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे याद है मेरे को, सब कुछ याद है। लेकिन इस प्रश्न को यदि वो पूछ लें और एग्जाम में पूछा भी गया कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम वाला विकल्प चुनिए, 4 विकल्प दिए, सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। मानना पहला विकल्प यही है हमारे सामने, य र ल व, दूसरा विकल्प उसने हमारे सामने रख दिया य व र ल, तीसरा विकल्प हमारे सामने उसने रख दिया य व ल र, और चौथा विकल्प हमारे सामने उसने रख दिया य ल व र। ये 4 विकल्प हमारे सामने उसने रख दिए। अब क्या करे वो विद्यार्थी जिसने इनको गौर से नहीं पढ़ा, याद किया केवल, इनको देखा नहीं, कैसे लिखे? बिल्कुल वो इस प्रश्न को गलत करेगा, उसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसने रटा तो है, याद है उसको 4 हैं अंतस्थ व्यंजन और य व र ल य र ल व हैं, लेकिन हैं क्रम याद नहीं, क्योंकि उसने गौर से नहीं पढ़ा, उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु को समझ करके और बेहद ध्यान से पढ़ना अत्यावश्यक है आज के इस कॉम्पिटिशन युग में, क्योंकि प्रश्न कभी भी कैसे भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें जवाब सही देना होगा य र ल व। ये हमारी हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का एक सही क्रम है। देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का क्रम ये रखा गया य र ल व, जो हमें याद रहना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो है सवाल उठा सकते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजनों का क्रम नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम तो ये होता है य व र ल, य व र, ये सही क्रम होता है। और ये सवाल कौन विद्यार्थी उठाएंगे? संस्कृत भाषा वाले विद्यार्थी उठाएंगे, यदि उन्होंने हिंदी भाषा को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये सही क्रम है अंतस्थ व्यंजनों का, क्योंकि वहां माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला निर्धारित की गई है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। और वहां माहेश्वर सूत्रों में 5वां सूत्र आता है हयवरट, छठा सूत्र आता है लण। उस आधार पर ये निकल के आएगा य व र और ये ल। इस प्रकार से ये अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम वहां होता है। त को नहीं गिनते अंतिम वर्ण को, ये अंतिम वर्ण ये भी नहीं आएगा। य से शुरू होगा, ह को नहीं गिनेंगे। ये सब क्यों नहीं गिनेंगे, ये कैसे रखा हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ये चर्चा करना यहाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, केवल
इस संदर्भ में मैंने यहाँ आपको बताना उचित समझा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी सवाल उठा सकते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा है, वो संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है। ये सब चीजें मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। जब हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे वहां विस्तार रूप से इनका बिल्कुल गहन अध्ययन में आपको बताऊंगा। यहाँ इनकी चर्चा करना थोड़ा सा विषय से भटकना हो जाएगा, विषयांतर में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो केवल इतना ही हम ध्यान रखें कि संस्कृत भाषा में जो है अंतस्थ व्यंजनों का क्रम य व र ल होता है, जबकि हिंदी भाषा में य र ल व होता है। य र ल व, राम का पुत्र लव बाद में आएगा। ऐसा हम इसको याद रख सकते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के सही क्रम को। तो यह हुआ हमारा अंतस्थ व्यंजनों का क्रम, इनकी संख्या और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन को हमने जो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी थी स्पर्श व्यंजन, जिसे हमने वर्गीय व्यंजन भी कहा। दूसरा था अंतस्थ व्यंजन जो हम अभी पढ़े हैं, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखिए ऊष्म, सबसे पहले तो यह बात आती, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ऊष्म हम पढ़े ऊष्मा विज्ञान के अंतर्गत। ऊष्मा मतलब होता है भाप, भाप यानी गर्म वायु। तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलने का आभास हमें होता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ इस क्लास में जो है कोई रटंत पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक प्रयोग करके और प्रैक्टिकल के द्वारा संपूर्ण वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं विस्तार से, गहन रूप में। तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें मुख से बोलते समय गर्म वायु का आभास होता है। वो हैं स, श, स, ह। ये 4 व्यंजन हैं। 4 उसमें व्यंजनों की संख्या भी होगी कितनी, 4 होगी। ये होगी इसके बाद श, श, स, ह। ये यहां पर भी वही बात आती है, संख्या पूछेगा तो 4। निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है, कौन सा नहीं है, हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि रटते चले आ रहे हैं, हम रटते चले आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से। बिल्कुल, यदि क्रम पूछ लिया तो फिर हमारे सामने दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको क्रम ध्यान रखना होगा, उसमें व्यंजनों का भी सही क्रम। सबसे पहले तालव्य स, मूर्धन्य श, फिर दंते स, और अंत में ह। ये उसमें व्यंजनों का सही क्रम है। हाँ, हम इनको जो जानते हैं कहते हैं सलगम वाला स, षटकोण वाला स, और स्लेट वाला स, जो कि छोटी कक्षाओं में अधिक प्रासंगिक हैं। अब यहाँ जो हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो और बड़ी कक्षाओं में इनको इनके उच्चारण स्थानों के नाम से जानना चाहिए, और जानते हैं उच्चारण स्थानों के नाम। तीनों जो स हैं, उन तीनों के भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान हैं, तीनों अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं, और उस आधार पर इनको नाम दिए हैं। ये जो है स तालव्य, तालु से बोला जाता है। तीनों का उच्चारण भी अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तालु से बोले श, तालु। मैंने बताया उस कक्षा में आपको जहां हम पढ़े थे। ये मूर्धन्य श, श, जिह्वा ऊपर मूर्धा से टकराती है, और ये दंते स। जब हम इसको बोलेंगे तो ऊपर नीचे दोनों दांत आपस में मिल जाते हैं, और वायु दोनों दांतों के बीच से निकलती है। स, स, दोनों दांत आपस में सट जाते हैं, और वायु बीच में से निकलती है दंते से। इसको बोलने का तरीका अलग, इसको बोलने का तरीका अलग है। श, जिह्वा तालु से टकराती है, और ये स मूर्धा से टकराती है, ये मूर्धन्य श होगा। देखो कैसे बोलेंगे इनको, श तालु से। तालु हमने बताया था उस दिन उस कक्षा में कि हमारे ऊपर के दांत जिस मांस के हिस्से से लगे हुए हैं, उस मांस के हिस्से को तो हम कहे हैं
मूर्धा, और उसके ठीक थोड़ा सा आगे वाला भाग जो है वो कहलाता है तालु, है ना। यदि आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी है तो वीडियो लिस्ट से आप जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। तो श, श, स, बिल्कुल दंत से हवा निकलेगी दोनों दांतों के बीच से, ऊपर नीचे दोनों दांतों के बीच, और ह, इस प्रकार ये उसमें व्यंजनों का हमारा सही क्रम होगा। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखने योग्य बात होगी। तो ये व्यंजनों का सही क्रम हुआ हमारा। तो व्यंजनों को इन मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित हमने किया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण मुख्य मुख्य आधारों पर जो किया गया है वो है, एक तो कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आइए हम पहले जानते हैं वर्णों का वर्गीकरण। जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया वो एक तो है कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया वो कितने आधार पर है, कौन कौन से उसके आधार हैं। ध्यान रहे कंपन, कंपन से तात्पर्य है गूंज, कि किन वर्णों को बोलते समय ध्वनि में गूंज गुंजायमान होती है, किन वर्णों को बोलते समय ध्वनि में गूंज उत्पन्न होती है, और किन वर्णों को बोलते समय ध्वनि में गूंज उत्पन्न नहीं होती है। या हम ये कहें कि किन वर्णों को बोलते समय ध्वनि में कंपन होता है और किन्हें बोलते समय ध्वनि में कंपन नहीं होता। तो 2 ही वर्ण हो सकते हैं, एक तो कंपन वाले और एक बिना कंपन वाले। अतः हम कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में। कौन कौन 2 भाग हो सकते हैं देखिएगा। एक तो हो सकता है अघोष और दूसरा हो सकता है सघोष। हम इसको घोष भी कह सकते हैं, सघोष को केवल घोष भी कहा जा सकता है। घोष का शाब्दिक अर्थ है गूंज, यानी जिन वर्णों को बोलते समय ध्वनि में गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष कहेंगे। सघोष का भी वही अर्थ है। स उपसर्ग यहाँ पर आया है सहित अर्थ में, यानी घोष सहित मतलब गूंज सहित। जो वर्ण गूंज सहित आते हैं, जिनमें गूंज उत्पन्न होती है, वो सघोष वर्ण कहलाएंगे। यहाँ घोष के आगे अ उपसर्ग जुड़ा है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि जिस शब्द के आगे अ उपसर्ग जुड़ जाएगा वो निषेध अर्थ में आएगा, नकारात्मक अर्थ देगा, यानी अर्थ विपरीत बन गया बिल्कुल इसका। इसका अर्थ था जिन वर्णों में गूंज उत्पन्न होती है, इसका अर्थ विपरीत क्या हो जाएगा? जिन वर्णों में गूंज उत्पन्न नहीं होती। कोई परिभाषा याद रखने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम समझ के पढ़ेंगे हर एक चीज को। किसी की परिभाषा में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि यहाँ शब्दों से खेला जाता है। यदि हमें शब्द की प्रकृति समझ में आती है, शब्द का संधि समास आता है, उपसर्ग छांटना आता है, तो हम उसको तोड़ करके, उसका विच्छेद करके, उसका विग्रह करके आसान से उसका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं और परिभाषा खुद बना सकते हैं। परिभाषा याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपको घोष शब्द का अर्थ याद रखना है, गूंज, बस हो गया काम। घोष यानी गूंज, मतलब जिन वर्णों में गूंज उत्पन्न होती है वो घोष या सघोष, घोष सहित, गूंज सहित। और जिन उपसर्ग आ गया जो बताया नकारात्मक अर्थ में आता है, तो नकारात्मक अर्थ यहाँ ग्रहण कर लीजिएगा। विपरीत अर्थ जिन वर्णों में गूंज उत्पन्न नहीं होती वो अघोष होंगी। तो इस प्रकार से ये हमारी परिभाषा इनकी कंप्लीट हो गई है, कोई याद रखने की बात ही नहीं है। अब हमें जानना ये है कि अघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण रखे जाएंगे और सघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण रखे जाएंगे। तो देखिएगा अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम जाने, जो हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े,
पिछली कक्षा में हमने चर्चा की, एक बार उनका पुनः हम पुनरावृत्ति करें। जो 5 वर्ग थे, 5 वर्ग थे, क च त त प, ये 5 वर्ग थे। प्रत्येक वर्ग में हमने 5 वर्ण रखे। क वर्ग में आने वाले वर्ण हैं क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। च वर्ग में आने वाले वर्ण हैं च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आने वाले वर्ण हैं ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में आने वाले वर्ण हैं त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। ये प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां वर्ण। कोई हमसे पूछे च वर्ग का तीसरा वर्ण बताइए, तो ये च वर्ग रहा और तीसरा वर्ण च वर्ग का ज। प वर्ग का 5वां वर्ण बताइए, प वर्ग रहा और 5वां। इस प्रकार से हम बताएंगे। तो ये वर्गीय व्यंजन है जो 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। ये हमें बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए हमारे, क्योंकि इनके बगैर हम व्यंजनों को समझ नहीं सकते हैं। अब हम पढ़े हैं कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार पर जो वर्ण 2 भागों में हमने विभाजित किए, अघोष और सघोष। तो इन जो वर्गीय व्यंजन है 25, इसमें से कौन से अघोष में रखे जाएंगे, कौन से सघोष में रखे जाएंगे। तो इनमें हम अघोष में रखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण प्लस प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों सर, तीनों से ये अघोष में आएंगे, ये अघोष में रखेंगे। बाकी के इसके अलावा जो भी सब बचे वो सघोष में रखे जाएंगे। अब देखिए मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया भाई ये अघोष में रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे, लेकिन यही तो हमें समझना है, रटना थोड़े ना है। क्यों रखे हमने वो समझना है। हमने अघोष के लिए क्या कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ध्वनि में गूंज उत्पन्न नहीं होती, अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ध्वनि में गूंज उत्पन्न होती है, सघोष। देखिए ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, बोल के देखेंगे। क ख ग घ ङ। क ख की अपेक्षा गूंज कहाँ उत्पन्न हो रही है, तीसरे चौथे पांचवें। क ख ग घ ङ ज्यादा गुंजायमान हो रही है ध्वनि। च छ ज झ ञ, किसे बोलते हैं च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। ध्वनि में गूंज यहाँ तीसरे चौथे पांचवें अधिक उत्पन्न महसूस हम कर रहे हैं, जबकि पहले दूसरे में ध्वनि में गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है। त थ द ध न, प फ ब भ म। खुद आप प्रैक्टिकल का प्रयोग करके देख सकते हैं कि ध्वनि में कहाँ गूंज उत्पन्न हो रही है। तीसरे चौथे पांचवें में अधिक उत्पन्न हो रही है, जबकि पहले दूसरे में ध्वनि में गूंज कम उत्पन्न हो रही, प फ ब भ म। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि पहले दूसरे में ध्वनि में कोई गूंज उत्पन्न नहीं होती, इसलिए पहले प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण को, इस प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण है, इस प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण को हम रखेंगे अघोष वर्णों में, अघोष वर्ण में रखे जाएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और स स स तीनों प्रकार के स, तालव्य, मूर्धन्य और दंते, तीनों स जो हैं इसमें रखे जाएंगे अघोष के अंतर्गत, क्योंकि इनमें भी गूंज उत्पन्न होती। स स स बिल्कुल कहाँ गूंज है। यदि आप इसके साथ ह जोड़ो तो देखिए, बोलिए स स स, इसको कैसे बोलेंगे, श श स ह। यह गूंज थी, इसलिए
ऊष्म में से इसको बाहर निकाल दिया कि इसमें तो गूंज उत्पन्न होती है, ये अघोष में नहीं हो सकता, इसको अलग निकाल दिया, केवल सही रखा इसमें तीनों। तो हम कहें अघोष में वर्ण जो आएंगे कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार की, यानी ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये सब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो क्या होगा ये होगा अघोष, ये अघोष। हम सघोष की यदि बात किए, सघोष की बात करें, सघोष में कौन कौन से वर्ण रखे जाएंगे? इनके अलावा बाकी के जो बचे सब, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन आएंगे, य व र ल, य व र ल, और क्या आएगा? ह। इधर छोड़ा था अपन ने ह को, इधर आएगा। गूंज उत्पन्न होती है, य व र ल गूंज उत्पन्न होती है, ह में भी गूंज उत्पन्न होती है, प्लस समस्त स्वर ये रखे जाएंगे सघोष के अंतर्गत। सारे स्वर क्या क्या आया सघोष में? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, य व र ल ह, और समस्त स्वर, जो कितने स्वर है हमारे पास? 11 के 11 स्वर किसमें आएंगे? सघोष में आएंगे। क्योंकि हम जब छोटी कक्षाओं में बच्चों को स्वरों को ज्ञान कराते हैं, जोर जोर से बिल्कुल उनका उच्चारण कराते हैं, अ आ ई उ, इस प्रकार उनमें गूंज उत्पन्न होती है। व्यंजन तो नहीं सिखाते हम उनको, प्रारंभ में क्या सिखाते हैं? मात्राएं और स्वर से मात्राएं बनती, तो स्वर का उच्चारण जोर जोर से करवाया जाता है, अतः स्वर में गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए स्वर को सघोष में रखें। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य व र ल ह और स्वर इसमें रखे जाएंगे सघोष में। अब बात आती है हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा, कैसे प्रश्न किया जाएगा एग्जाम में? परिभाषा इनकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप ध्यान रखें बस। घोष का मतलब गूंज, अघोष और सघोष की परिभाषा अपने आप बन गई है। प्रश्न कैसे पूछेगा? निम्न घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण नहीं है? जैसे कि देखिएगा, एक वर्ण दे दिया हमें, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? एक वर्ण दे दिया, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? विकल्प दिया आपको, ग, ध, ध और थ, ये दिया, ग, ड़, ध, थ, ये दिया। अब यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, यदि ये प्रश्न पूछ लिया निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, या अघोष वर्ण का चयन कीजिए, दिए गए विकल्प में से अघोष वर्ण का चयन कीजिए। अघोष वर्ण छांटना है हमें, कौन सा है चारों में से? तो हम क्या देखेंगे कि ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, वो हमें पता होना चाहिए, तो हम सही चयन कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये ट वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ये त वर्ग का चौथा वर्ण है, त, थ, द, ध, और ये त वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो हमें याद है कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा, ये आंसर सही होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। कभी कभार इनकी संख्याओं को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रहे, अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे बोलो? 5, फिर दूसरे में भी 5, तो कितने हुए? 10 और 3 ये
तो अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई हमारे पास? 13। अघोष वर्णों की कुल संख्या निकल के आई 13। सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 11 स्वर 31। सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31। 31 और 13 44 वर्ण। 44 वर्णों का ये वर्गीकरण है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में सामान्यतया जो वर्णों की संख्या स्वीकार की गई है वो है 44 वर्ण। 52 वर्ण जो है देवनागरी लिपि के अनुसार उसमें डबल वर्ण भी आते हैं, जैसे संयुक्त वर्ण है श, त्र, ज्ञ, श्र, वो उन्हीं वर्णों के योग से बनते हैं आगे जाकर। उत्क्षिप्त वर्ण है अढ़ और अढ़, जो ड ढ का ही दूसरा रूप है। तो मूल जो सामान्य वर्णों की संख्या है वो 44 है। ये सब हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस आधार पर वर्णों की संख्या कौन कौन सी स्वीकार की गई है। तो 44 वर्णों का जो वर्गीकरण उनमें से अघोष वर्णों की संख्या 13 है और सघोष वर्णों की संख्या कुल जो है वो है 31। सघोष वर्णों की संख्या हम 31 बताएंगे यदि संख्या पूछी जाती और अघोष की पूछी जाती। अब यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया और हम याद कैसे रखना है इसको, तो कंपन के आधार पर वर्ण पूछे आपसे अघोष और सघोष में से, तो आपको पहले याद रखना है अघोष, उसके बाद में सघोष। अघोष सघोष। अघोष में वर्ग के पहले से शुरू कीजिएगा, पहला दूसरा और तीनों सब, बस पहला दूसरा और तीनों सब। बाकी जो भी सब बचे वो किसमें रहेंगे? सघोष में। सिंपल तरीका याद रखना है, बिल्कुल आसान तरीका है। 1 2 तीनों सा, 1 2 तीनों सा, बाकी सब बचे सघोष, बाकी सब बचे सघोष। बिल्कुल आसानी से हमें याद हो सकता है। तो ये कंपन के आधार पर हमारा वर्णों का वर्गीकरण था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखो प्राणवायु क्या है? श्वास वायु। अरे किन्हीं वर्णों का उच्चारण करने पर हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है, और किन्हीं वर्णों का उच्चारण करने पर हमें कम प्राणवायु की, कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है। उन्हीं आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु की हमें आवश्यकता महसूस होती है और जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर, प्राणवायु के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के वर्ण होंगे। एक तो होगा अल्प प्राण और एक होगा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। बिल्कुल कोई परिभाषा हमें याद नहीं रखनी, केवल शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं और भाषा में तो शब्द ही मायने रखते हैं, शब्दों से हमें खेलना होता है। अल्प प्राण, अल्प से तात्पर्य होता है थोड़ा या कम, तो इसका परिभाषा हम बना सकते हैं। बिल्कुल बन गई परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प, थोड़ी प्राणवायु की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता हमें है, उन्हें अल्प प्राण कहेंगे। दूसरी तरफ महाप्राण, महा यानी अधिक, अत्यधिक, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हमें महसूस होती है, ज्यादा प्राणवायु चाहिए जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, वो महाप्राण है। सीधी सी बात है। तो अब अगली बात होगी अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होंगे, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण होंगे। वही
हम जो वर्ग पढ़े हैं 5 वर्ग, फिर से वही देखिएगा, एक बार पुनः लिखूंगा मैं, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को हम रट के पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का चौथा पहला दूसरा, ये इसमें आते हैं, क्योंकि वो तो फिर रटंत पद्धति, वो सब किताबों में भरा पड़ा है, वहां से आप रट सकते हो, वहां से याद कर सकते हो, फिर इस क्लास का मतलब महत्व क्या रह जाएगा। तो उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल प्रयोग और प्रैक्टिकल के आधार पर ही हम जो भी पढ़ेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे। देखिएगा, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न और प फ ब भ म, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग है हमारे पास, क वर्ग का, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग। आप स्वयं छांटिए कि कौन से वर्ण को बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हो रही है और कौन से वर्ण को बोलने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता में महसूस हो रही है। देखिए, अल्प प्राण में जो है, जो वर्ण रखे जाते हुए मैं आपको बताऊं कौन कौन से वर्ण हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्लस अंतस्थ व्यंजन य व र ल, अंतस्थ व्यंजन और समस्त स्वर, समस्त स्वर ये रखे जाते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। बाकी जो बचे वो सब महाप्राण में आएंगे। कौन कौन से बचे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह, इसमें आएंगे महाप्राण। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने इन्हें तो अल्प प्राण में क्यों रखा, इन्हें महाप्राण में क्यों रखा? ये हमें समझने वाली चीज है, समझने वाली बात है। अल्प प्राण हमने कहा जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता महसूस होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा के में कम प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हो रही है। हमें प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके देखेंगे। दूसरे चौथे वर्ण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता महसूस होती है। ये हमारा पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जरा हम उच्चारण करके देखें दोनों का, दोनों में कंपैरिजन करिए, तुलना कीजिए। अंतर आ रहा है क्या बोलने में? क ख, इसकी अपेक्षा यहां अधिक प्राणवायु की आवश्यकता में महसूस हो रही है इसको बोलने में। क ख, ग घ न, फिर कम प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हुई। तो हम कहें कि पहले की अपेक्षा दूसरे में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हुई, तीसरे की अपेक्षा चौथे में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हुई। तो इसी आधार पर हमने कहा कि दूसरे चौथे को महाप्राण में रखेंगे और पहले, तीसरे और पांचवे को कम प्राणवायु की आवश्यकता महसूस होने के कारण हम रखेंगे अल्प प्राण में। यहाँ पर भी देखो आप, च छ, च छ, ज झ ञ, ट ठ ठ, ड ढ अण, त थ, सॉरी यहाँ पर त थ द ध, इसके अपेक्षा इसमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो हम कहें कि दूसरे चौथे में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हो रही है। और साथ ही
उसमें व्यंजन जो है श, श, स, ह, इनमें भी अधिक प्राणों की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए इनको कहेंगे महाप्राण और अल्प प्राण। इसको हम एक दूसरी ट्रिक से भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे ये हमारा त वर्ग है, त, थ, द, ध। जिन व्यंजनों के उच्चारण के अंत में हमें ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर अंत में ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तो उन व्यंजनों को हम महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। या फिर यूं कह सकते हैं कि उस व्यंजन को यदि हम अंग्रेजी में लिखें और अंग्रेजी में लिखने के लिए हमें यच का वहां यच को लिखना पड़े, यच अल्फाबेट को वहां लिखना पड़ता है, तो वो महाप्राण होगा। आजकल हम सभी मोबाइल पर कीपैड का इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग करते समय, है? कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जहां हमें उसके पीछे यच लगाना पड़ता है, तब वो वर्ण बनता है। जैसे टी को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, टी, जिसमें त हिंदी में बन जाता है, ऐसे उस वाले कीबोर्ड पर। थ को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टी एच, ऐसे भी लिखना पड़ता। थ, ह की आवाज आ रही है तो टी एच लिखना होगा। द केवल डी, ध तो ह की आवाज आ रही है मतलब डी एच। न ह की आवाज कहीं नहीं है, एन बस एन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमें ह की ध्वनि और इंग्लिश में एच का प्रयोग करना पड़ता है जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए, तो वहां महाप्राण वर्ण होता है। उस वर्ण की गणना किसमें होगी, महाप्राण में होगी, जिस वर्ण के पीछे ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। और जिन वर्णों में हमें ह की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, वो वर्ण अल्प प्राण में रखे जाएंगे। देखिए, इन वर्णों में हमें ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है पहले, तीसरे, पांचवें में। त, द, त, द, न, नहीं कहीं नहीं। य, व, र नहीं सुनाई, जबकि इसमें श, 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 ह सभी में ह की ध्वनि अंत में हमें आ रही है। समस्त स्वर, इनमें भी ह की ध्वनि नहीं आती। अ, आ, ई, उ, कहाँ ह की ध्वनि है, तो स्पष्ट हुआ, नहीं रटना, हो गया स्पष्ट, कोई रटंत पद्धति ही नहीं है, बात खत्म हो गई यहीं इसमें कि जिस वर्ण को अंग्रेजी में हम लिखें पीछे यच लगाना पड़े, वही महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण, बाकी सब अल्प प्राण। जिस वर्ण को बोलने पर अंत में ह की ध्वनि सुनाई पड़े, वही महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। याद ही नहीं रखना। फिर भी यदि आप याद रखना चाहो तो उसके लिए मैं तरीका बता। प्राणवायु के आधार पर दो वर्ण वर्गों को जो दो भागों में हमने विभाजित किया, पहला आप रखोगे अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। महाप्राण को आप याद रख लीजिए यदि आपको याद ही रखना है तो। 2, 4 और उष्म व्यंजन 1, 3, 5 विषम संख्या है, 1, 3, 5। 2, 4 सम संख्या है, सम संख्या है। विषम प्लस अंतस्थ प्लस समस्त स्वर। याद किसे रखोगे, महाप्राण को याद रख लीजिए केवल। सम प्लस उष्म, हम इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से, समोष्म, महाप्राण समोष्म। काम हो गया क्या, समोष्म। समवर्ण जो वर्गीय वर्ण है हमारे 5, उनमें सम संख्या वाले 2, 4 दूसरे जो होते हैं, और उष्म व्यंजन ये है। उष्म गुण संधि हो गई यहाँ, सम प्लस उष्म, और उ का योग क्या बनता है, ओ, मिलकर बना समोष्म। हम याद रखें कि महाप्राण समोष्म यानी महाप्राण में समवर्ण 2, 4 और उष्म व्यंजन आएंगे, बाकी जो सब बची वो अल्प प्राण में आएंगे। बस सीधी सी बात थी, याद ही रखना है तो इस तरीके से याद रखें, वरना याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो तरीका मैंने आपको बताया है।
तो इस प्रकार से प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। तो आज हमने पढ़ा इस क्लास में कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पहले पढ़ा। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, उनका क्रम वो महत्वपूर्ण बात थी याद रखने वाली। आज की क्लास में इतना ही। आगे अगला वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि देखने में आया है कि हमारी क्लास को जितने लोग देखते हैं, जितने व्यू होते हैं, उतने न तो लाइक बन पाते हैं और न ही हमारे इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, शेयर हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या हमारा दायित्व यही है कि देख लिया हमने, हमारा फायदा हो गया, बात खत्म? नहीं, हम सभी का, खास करके जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका दायित्व बनता है कि हमारी क्लास को प्रत्येक प्रतियोगी छात्र तक पहुंचाना। विशेष तौर पर हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तो एक भी विद्यार्थी नहीं छूटना चाहिए जो हमारी इस क्लास से अछूता रह जाए, क्योंकि आप लोगों की सुविधा को देखते हुए ही, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पा रही हैं और भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं, हो रही हैं, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। उनको देखते हुए ये हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई है। तो उसका फायदा सभी को पहुंचना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, दायित्व है। तो क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये जो है इस क्लास से सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आ रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर संस्कृत की क्लास कब शुरू करेंगे। उनके लिए निराश होने की बात नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उस दिन से ही हमारी संस्कृत की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। यदि हमें ऑफलाइन क्लासेस लेने की अनुमति नहीं मिलती है तो इस मंच से ही हम संस्कृत की क्लास का भी आगाज बिल्कुल करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन संस्कृत की क्लास यदि यहाँ पर हम शुरू करेंगे तो वो लाइव प्रसारण होगा हमारा YouTube चैनल पर, लाइव क्लास होगी और उसके लिए अधिक संख्या में विद्यार्थियों को हमें जोड़ना होगा। तो ये काम अभी से आपको करना होगा, उसमें करना कुछ नहीं है। आप वीडियो को देख रहे हो, यदि आपको पसंद आता है तो ही इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अपने मित्र हैं, अपने परिचित जो भी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड हैं, उन सभी को इस वीडियो को पहुंचाइए।